मैंने उसे ने कहा, साहब आप अपने कायद को कहिए कि जेल जाने की तैयारी करे, क्योंकि 370 खत्म हो रहा है। एक जमाना था कि सड़क को नहीं बनाया जाता था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का बहाना आड़ में, लेकिन ये महबूबा जी ने बनवाई है। चलिए चलिए। लाइफ के सियासी मंजरनामा में आप सबका इस्तकबाल है। इलेक्शंस चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, और इसी सिलसिले में आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे वो है ज़फ़र इकबाल मनहास साहब। ये अपनी पार्टी के साउथ कश्मीर कैंडिडेट हैं। साउथ कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके कैंडिडेट हैं। फॉर्मर एमएलसी है, फॉर्मर सेक्रेटरी है आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के। ज़फ़र साहब, बहुत इस्तकबाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 30 साल में कई सारी सरकारें आई, कई सारी सरकारें बदली। आपने उन सब सरकारों को बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो किस तरीके से आप हर सरकार को देखते हैं और कैसी उनकी पॉलिसीज थी, क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से देखा है, तो क्या लगता है कि कैसी पॉलिसीज रही है उन सरकारों? पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें इजाफा करूं जी कि मैं कल्चरल एकेडमी में 1984 में आया। अच्छा। तो एकेडमी के माध्यम से तो आप सरकारों को ज़्यादा करीब से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा उन दिनों में एकेडमी के सदर से रहता है। कभी कभार आप मिलते हैं जो प्रेसिडेंट है, अनलेस कि आपके उनके साथ कोई ज़ाती मरासिम हो या पॉलिटिकल मरासिम हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि 1967 के बाद से कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुक सियासत से बराह रास्त रहा है, और हुकूमतों के बारे में भी मेरी जानकारी रही है। एक तो हमारा घराना जो है वो शुरू से ही छोटा घराना था, लेकिन सियासी घराना था 47 से ही लेकर। शेख साहब के दौर में उन्हें काफ़ी अताब से गुजरना पड़ा। बल्कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मतलब जब्त कर ली गई थी, कुर्की उसकी हुई थी। कई बरस उनको रोपोशी में गुजारना पड़ी थी। उनके बेटे जेल में थे सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पे। तो उस एतबार से सियासत के साथ हमारा वाबस्ता था। और लेकिन हमारा घर भी अगर आप देखें या मेरी ज़ात को देखें, तो जिस तरह हर कश्मीरी चाहे कितना भी बड़ा दावा करे कन्फ्यूजन का शिकार है या रहता है, तजाद का शिकार रहता है, तो हमारे घर में भी तजाद था। किस किस्म का तजाद? ये तजाद था कि जहां आपका घर जब्त हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तो आप शेख साहब को दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। तजाद ये है कि जब 53 में शेख साहब गिरफ्तार होते हैं तो यही घराना लीड करता है, शेख साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करता है, और मेरे अंकल की डेथ हो जाती है। अब आप इस तजाद को कैसे जोड़ेंगे उसके साथ, आप देख सकते हैं। तो ये तजादात इसी तरह के चलते रहे कि एनसी को गाली भी दो, एनसी का साथ भी दो, जो सबों ने किया। पाकिस्तान के साथ भी रहो और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ भी चलो। तो शेख साहब तजाद ये था कि शेख साहब ने 47 में इलेक्शन ये इलाहाक में की रोल प्ले किया, जिसका उन्होंने खुद एतराफ़ भी किया है। बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये क्रेडिट भी हमेशा लिया कि जो रेडर्स आए थे उनको हमने वापस धकेला। तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, तो फिर जब उनकी 53 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से या दिल्ली की सरकार से अनबन हुई, तो उन्होंने एक नया नारा दिया, तो लोग उनके साथ फिर से चल पड़े। तो मैं इस तजाद की तरफ आपको इशारा दे रहा था। तो सियासत के साथ 1967 में शमीम अहमद शमीम साहब ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ा। तो शमीम साहब तब तक हमारी दुनिया में गुमनाम आदमी थे। अगर आईना उन्होंने निकाला था, लेकिन बड़े महदूद उसके रीडरशिप जो थे वो इंटेलेक्चुअल थे। शोपियान में लोगों को आईना के बारे में कुछ ज़्यादा इल्मियत नहीं थी। तो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो आज़ाद उम्मीदवार के नाम से लड़ा। तो तब ये आज़ाद उम्मीदवार का कंसेप्ट हमारे यहाँ आज़ादी के मुतरादिफ था।
तो दो ही लोग थे जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े भी और जीते, जो एक शमीम साहब, एक अली मोहम्मद नाइक साहब त्राल से। तो मैं उन दिनों मान लीजिए एक बच्चा था, मिडिल पास, तो नारेबाजी मैंने शुरू कर ली थी। किस किस्म की नारेबाजी? शमीम साहब के हक में, मतलब जीतेगा जी जीतेगा, शमीम साहब जीतेगा, आज़ाद उम्मीदवार को। तो जो मैं असल में आपको बात कहना चाहता हूँ, 70s में मेरी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें भी आई। मैं जमात इस्लामी के लिटरेचर से भी मुतासिर हुआ और बैक वक्त कार्ल मार्क्स को भी पढ़ता था। तो मैंने अपने वहाँ गाँव की हद तक एक छोटी मोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, प्रोग्रेसिव फ्रंट। नाम से लोगों को लगता था कि शायद ये कोई कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि उसमें तो ज़्यादा हदीस, कुरान, ये वो उसका ही ज़्यादा जिक्र होता था। स्टडी सर्कल का भी असर थोड़ा थोड़ा था। 77 में शमीम साहब ने फिर से इलेक्शन लड़ा जनता पार्टी के टिकट पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो मैं खिलाफ था, तो मैं उस वक्त भी बहुत एक्टिव था। बल्कि यहाँ चर्च लेन नहीं, ये जो मौलाना आज़ाद रोड पे वो है, वहाँ दफ्तर था, तो वहाँ मैं मौलाना मसूदी साहब से मिला करता था, पंडित प्रेमनाथ बजाज से मैं मिलता था, शमीम साहब की मार्फत लोन साहब से मिलता था। तो तब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। तो उन दिनों भी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में कई पोलिंग बूथ जो शोपियान के थे उनका इंचार्ज था। तो 84 में मैं इलेक्शन इसमें एकेडमी में आया। लेकिन जिस तरह सभी लोगों का यहाँ तरीक़ाकार है, हम सरकारी मुलाजिम भी थे, लेकिन सियासी एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं किसी सतह पे होती थी। तो लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करें। जिस माहौल में मैंने आँख खोली, तो उसमें यह था कि मैं बचपन से एक ही ख्वाब देखता था कि क्या कभी मैं ज़िंदगी में ऐसा मौका आएगा कि मुझे अपने लोगों की बात करने का मौका मिलेगा। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की कोई इजाद नहीं है, तो ना मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड की है, ये यूरोप से एक कंसेप्ट आया। तो जमहूरियत के जो मारूफ माने वहाँ हैं, वो जमहूरियत यहाँ कभी भी पनप नहीं सकी, ना उसको पनपने के लिए, ना उसको ग्रो करने के लिए किसी ने एफर्ट्स किए। यानी वो लोग, ये आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तान की बात? मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। वो जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा हो या वो जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा, वहाँ तो इससे भी बुरा हाल रहा, लेकिन जमहूरियत यहाँ नहीं रही। तो बदकिस्मती सिर्फ इतनी हुई कि यहाँ के कश्मीर का, जम्मू का नहीं, कश्मीर का जो रिमोट कंट्रोल था, वो बैक वक्त दो जगह चला गया। एक दिल्ली में रहा, दूसरा इस्लामाबाद में रहा। तो ये कठपुतलियों की तरह हमारे हुक्मरान जो थे, उनके साथ उनके इशारों पे नाचते रहे। इनकी ज़ाती दोस्तियां थी, इनके ज़ाती ईगो थे, इनके ज़ाती मफादात थे, इनके कंसेशंस थे। तो ये उस रिमोट के साथ ये सारा कुछ। 370 जो चीज़ रखी गई थी, उसकी मनसूखी को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, मुझे फिर इस सवाल का पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि शराइत पे हुआ था। आपको मैं एक बात कहूँ कि 1947 में जब इलाक हुआ, तो उसके बाद से आज तक ये जो बातें आपने कही सब सही। मैं कहूँ गलत है तो मेरे कहने से गलत तो नहीं ना होंगी, सच्चाई तो सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि इस सारे में किरदार किसने अदा किया? अगर कोई चीज़ गलत थी तो उसके बाद हमने कंप्रोमाइज़ क्यों किए? मेरे कहने का मतलब है, जब पहला आपने अकॉर्ड किया, दिल्ली एक्ट ऑफ 1952, तो आपने बहुत सारी चीज़ें सरेंडर कर दी, ठीक है। फिर जब शेख साहब गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद भी कश्मीरियों की हुकूमत थी। अपरेंटली मैंने रिमोट कंट्रोल पहले बता दिया आपको, मोहरा तो यही था ना, ये चीफ मिनिस्ट्री भी गई, ये सारा कुछ गया। तो आपने 22 साल रायशुमारी की जंग लड़ी, आपने आज़ादी की जंग लड़ी। जिस पाकिस्तान को आप गालियां दे रहे थे, तो उससे आपने सब कुछ हासिल किया। पाकिस्तानी नमक दे के कश्मीरियों को गुमराह किया, सब्ज़ रुमाल दिखा के गुमराह किया। तो जो लोग उस वक्त दिल्ली के हाशिया बरदार थे,
कांग्रेस वाले, तो आपने इनको गंदी नाली के कीड़े कहा, लेकिन आपने फिर 75 में आप कौम के लीडर थे, तो आप ही ने तो वो हुकूमत फिर से संभाल ली। हमारी बदकिस्मती हमेशा ये रही कि हम लोगों ने इक़्तिदार में आकर एक रवैया अपनाया, इक़्तिदार से बाहर जाकर एक रवैया। ये चीज तो हर एक पार्टी करती आ रही है, अगर हाँ, देखें। मैं सबों का कह रहा हूं, मैंने कब कहा कोई एक कर रहा है। हाँ। कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि 70 साल में उसने 70 नए पैसे का कोई पॉलिटिकल पैकेज वहां से लाया हो हमारे लिए, बल्कि जो हमारे पास था वो दे के उसने अपनी कुर्सी उसके बदले में हासिल की। मतलब जब हम बारगेनिंग पोजीशन में थे, हमें बारगेनिंग करना नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि ये हुकूमतें थोड़ी वो हुकूमतें थी कि जिस पर आप कहें वो अच्छी थी तो वो बुरी थी। किसी ने कोई पुल बना लिया, किसी ने कोई अस्पताल बना दिया, किसी ने कोई श्राइन बना दिया, तो वो उस पर लोगों से वोट हासिल करता रहा। उसके बाद यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन्होंने दो काम किए कि इन्होंने दिल्ली के साथ बना के रखी, लेकिन दिल्ली को गाली दे के वोट लिया। पाकिस्तान को कोई गाली नहीं दी इलेक्शन में कभी भी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना पीडीपी ने। गाली हिंदुस्तान को दी, वोट कश्मीरियों से लिया, उसके बाद हिंदुस्तान के साथ साठ गांठ की, लेकिन कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं लाई जिस पर हम आज सर उठा सकें। फारूक साहब ने जब 84 में इनकी हुकूमत चली गई तो ये पहले तो 10-20 दिन बड़े गुस्से में थे। तो इन्होंने एक बहुत बड़े जलसे से जमे गफीर से खिताब किया उड़ी में। तो इनने कहा कि जाओ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कब्र पर लकड़ियां जलाओ। इतने गुस्से में थे। तो उसके बाद जब थोड़ा सा उनका पारा नीचे उतरा तो उन्होंने एक किताब लिखी, नरेट की, जिसको सती साहनी ने लिखा। उसका नाम है माई डिसमिसल। वो किताब आप पढ़ें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। उसमें उन्होंने कहा, तौबा मेरी तौबा, मैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं, मैं जेल जाऊं। आइंदा अगर मुझे हुकूमत मिलेगी, मैं दिल्ली के साथ कभी भी लड़ाई मोल नहीं लूंगा। इतना ही नहीं, वो इस हद तक नीचे चले गए कि गवर्नर को, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, बड़े जलसे में शेर कश्मीर पार्क में कहा, जगमोहन जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मैं कभी कभी अपना संतुलन खो देता हूं, तो जब मैं कभी ऐसा करूं तो आप मेरे कान खींचिएगा। उससे पहले बीके नेहरू को भी उन्होंने यही बात कही। जो बीके नेहरू की किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखी गई है, मैंने उस किताब का उर्दू ट्रांसलेशन जो कश्मीर पोर्शन रिलेटेड था, चटान में किस्तवार छापा भी था। तो माई डिसमिसल हम सब की कहानी है कि हम सबको ये बात समझ आ गई कि अगर पावर में रहना है, दिल्ली से बना के रखनी है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन दैट सेंस जो हम अपने जहन में रखते हैं। तो इस बैंक में से कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो अल्टीमेटली उन 5 अगस्त का वाक़ा हुआ, और ये कोई हैरानकुन वाक़ा नहीं था उन लोगों के लिए जिनकी आंखें। तो 5 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने भी बोला, पूरी हिस्ट्री तो हो गई। 5 अगस्त से कुछ वक्त पहले तक तो आप पीडीपी का हिस्सा थे। जी हाँ। तो 5 अगस्त जो हुआ, क्या कमजोरियां थी हमारी सियासी जमातों में कि 5 अगस्त जैसी बड़ी चीज, क्योंकि हम देखिए नॉर्मल कश्मीरी तस्वीर भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, उसमें नहीं, नॉर्मल कश्मीरी क्या तस्वुर करता है, क्या नहीं तस्वुर करता है, उसका हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन जो लोग फिक्र दानिश थोड़ी बहुत रखते हैं, वो कितने ही बेबस क्यों ना हो, कितने ही बेकस क्यों ना हो, चीजों को समझते तो जरूर है। आप समझ रहे हो, चीजों को समझते हैं। वो ये है कि ये चीज एक प्रोसेस से जा रही थी। 1982 में, असल में हमारी याददाश्त कमजोर है, शेख साहब ने रेजोल्यूशन लाई। आप चाहें मैं अभी आपको फॉरवर्ड करता हूं उस रोज का वो स्टेटमेंट जो अखबार में आया है, मेरे पास है, जिसमें उन्होंने करारदाद पेश की थी कि भाई 370 को हटा दो, ये कोई मुकद्दस आसमानी सहीफा नहीं है,
ये तो उस वक्त लोन साहब ने, गिलानी साहब ने हंगामा शंगामा किया, कुछ जो सीनियर लीडर थे उनने उनको पाँव शाँव पकड़े, कुछ शेख साहब भी उन दिनों बीमार थे, तो ये टल गई, वरना ये उसी रोज तो हो जाना था। तो फिर उस 370 के अंदर बचा क्या था जिस पर आप रो रहे हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर भी चला गया था, आपका सदर रियासत भी चला गया था, आप पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी लागू हो गया था, आपका इलेक्शन कमीशन भी आ चुका था। तो मेरे ख्याल में 1% 2% ये ढांचा था। तो अब आपको अगर ये समझ नहीं आई या मुझे नहीं आई तो कसूर मेरा या आपका है ना। एक जमात 1952 से मुतवातिर कह रही है कि भाई एक देश में दो चीजें नहीं चलेंगी, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। कोई उन्होंने छुपा के ये बात नहीं की। मुझे बहुत नापसंद, आपको बहुत नापसंद, लेकिन उन्होंने कम से कम मुनाफिकत नहीं की। श्यामा प्रकाश मुखर्जी के जमाने से ये शुरू हुआ ना, तो उन्होंने कहा जिस रोज हमें पावर मिलेगा हम ये करेंगे। 2014 में उनके पास पावर पूरा नहीं था, तो उन्होंने बीजेपी के साथ, इसके पीडीपी के साथ हुकूमत की। तो पीडीपी ये कह रही थी कि कुछ भी हो जाए हमें वोट दीजिए, हम इनको रोकेंगे। तो पीडीपी ने क्या रोका? अब आप कहेंगे मुझे, मेरी क्या हैसियत थी? मैं आपसे पूछता हूं, मैं तो छोड़िए कुछ हुआ नहीं, वहां जो वाइस प्रेसिडेंट थे अब्दुर्रहमान बीरी, क्या उनको पता था? जाइए उनको कुरान हाथ में दे दीजिए। मुजफ्फर बेग इज ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं मुझे एजेंडा फाइनेंस का कोई पता ही नहीं। 2 बंदे काम करते थे, मुफ्ती साहब ने एक बंदा खड़ा किया था, द्राबू, नॉट मुजफ्फर बेग, नॉट तारिक कर्रा। मैं तो मतलब पिछली लाइन में भी नहीं था। और उनकी दख्तर नेक अख्तर इस बात की गवाह है, कुछ और जर्नलिस्ट भी गवाह हैं कि मैंने तो उस वक्त कहा था कि ये देश के हित में, ना कश्मीर के हित में ये नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा नतीजा कश्मीर में निकलेगा, ये हमारे गले में पड़ेगा, सारा कुछ रिएक्शन होगा। और वो हुआ। पहले यहाँ तक हमने मान लिया कि पीडीपी में जो हुआ वो आपकी बेखबरी में हुआ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मेरी बेखबरी। नहीं, आपकी हैसियत नहीं थी क्या? हैसियत तो लेकिन अपनी पार्टी में जब आप आए तो आप बाखबर थे ना, बाखबर तौर पे अपनी पार्टी में आए। अपनी पार्टी में आने की वजूहात क्या थी? क्या ऐसी चीज है जो उन पार्टियों में नहीं थी और इसमें है? हाँ, मैं बताता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2019 की बात है। आई विश कि मैं आपको अपने वो सारे आर्टिकल्स दूं जो मैंने 2017-18 में लिखे कि क्या होने जा रहा है। आपने कहा ना कश्मीरियों ने सोचा तक नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एक लीडर का नाम आपको नहीं बताना चाहूँगा, प्राइवेटली बताऊँगा। उनने मुझे कहा कि आपने पीडीपी छोड़ दी है, अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कीजिए। ये जुलाई शायद 14 या 16 की बात है, 2019। मैंने उसे कहा साहब आप अपने कायद को कहिए कि जेल जाने की तैयारी करे, क्योंकि 370 खत्म हो रहा है। ठीक है? तो वो हैरान हो गए। मैंने कहा आप अपने लिए भी कुछ कुर्ते और कुछ पजामे सिलवाइए। तो ये कहना कि हमें पता नहीं था, आपने नहीं देखा बेडम के उस जमाने की तकरीरें जो वो कर रही थी, उनको भी पता था क्या होने जा रहा है, लेकिन ये कोई रोक नहीं सकता था। अगर बीजेपी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी ना मिलती, शायद वो इतना बड़ा कदम भी ना उठाते। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि हम ये रोक नहीं सकते थे। फिर जब 2019 का दिन हुआ, मैं 81 दिन कश्मीर से बाहर था। 81 डेज के बाद जब मैं आया तो मेरे पास बहुत से लोग आए, तो मैंने एक और नई चीज देखी। जिस तरह वो लाइफ सेविंग ड्रग की जरूरत पड़ती है तो बाकी चीजें भूल जाती है। जब आपका पेट फाका होता है तो आप रोटी ढूंढते हैं, उस वक्त इबादत भी याद। तो मैंने देखा कि खुद मेरे घर में कोई 6-7 बच्चे हैं, ये कोई सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं जिनको नौकरी मिली है लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही है, उनकी नौकरियां फिर जा रही है। तो इसी को लेकर हम गवर्नर हाउस के वहां से वापस आए। मैंने कहा अगर टीसी से मिलना जुर्म नहीं तो आखिर जाना कहाँ है हमें? भाई आप क्या करेंगे, आप और क्या कर सकते हैं? आप पाकिस्तान तो नहीं जा सकते, वाशिंगटन तो नहीं जा सकते ना। तो कहीं ना कहीं से इसको स्टार्ट करना है। अब सही या गलत, हमने उस वक्त उनने हमें एक्सपेल कर दिया, जबकि मैं एक्सपेल की मुझ पे लागू नहीं था। लेकिन हम जब गए, कमाल देखिए, गवर्नर से मिले,
हम मुजरिम ठहरे, हम गद्दार ठहरे। लेकिन 26 जनवरी को पीडीपी के लोगों ने झंडा लहराया जम्मू ऑफिस में, बेग साहब की सरबराही में, उसमें मैडम के इर्द गिर्द जो लोग हैं सब थे। हालांकि मैडम ने क्या कहा था कि अगर 370 के साथ छेड़ हुई तो यहाँ कोई झंडे को नहीं लहराएगा। तो ये कार्य अच्छा काम, बहुत ही अच्छा, मैं इसकी अप्रिसिएशन ही करूंगा आज, उन्होंने ही किया। ये मैं यहाँ के तजादात मैंने शुरू से कहा था, तो उन्होंने तो फिर हमने मिलजुल के फैसला किया कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किसी न किसी स्टेज पे कुछ बात कहीं से शुरू तो करनी है, क्योंकि जो बचा खुचा है उसको हम अगर कुछ बचा सकते हैं तो इसके लिए हमें कदम बढ़ाना है। यहाँ बहुत मुश्किलात थी, और यकीन मानिए अल्लाह हाजिर नाजिर रख कर मैं ये बात कहता हूँ कि पब्लिक का दबाव था कि कुछ करो। हम मर गए, हम मर गए, हम मर गए। मैंने अपने वर्कर बुलाए, आप चाहें मैं उनको से आपको मिलाऊंगा। मैंने उन्हें कहा मैं रिटायरमेंट लेने के लिए जा रहा हूँ। दे डिडंट अलाउ मी। उन्होंने कहा ये हम मुसीबत के दिनों में 90 में मुसीबत आई, फारूक अब्दुल्ला छोड़ के भाग गया, वही खेल तुम भी खेलना चाहते हो। मैं तो जा रहा था यहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ। तो हमने फिर एक मान लीजिए टाइड के खिलाफ आग में हम कूदे, और हमें एक बात की आप जरूर दाद दें कि हम किसी पॉपुलिस्ट लहर पर कि रथ पे या घोड़े पे सवार होकर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बने। हमने कहा कि हमारे लोगों के अगर हमारे हाथों कुछ थोड़ी सी राहत भी मिल जाती है तो ये भी एक हमारा इतना ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ना तो हम शेर कश्मीर हैं, ना हम फ़ख्र कश्मीर हैं, ना हम आफ्ताब कश्मीर हैं, ना हम और कोई कश्मीर हैं। हम तो छोटे छोटे लोग हैं। तो हमने इतना ज़रूर किया। आप मुझे 50-60 साल की हिस्ट्री में दिखाइए, इन्होंने हुकूमत बनाई बीजेपी के साथ, मुझे बताइए कोई गारंटी कहीं। हम डंके की चोट पे जब प्राइम मिनिस्टर से मिले, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े कश्मीर के लोगों को कहिए हम आपकी डेमोग्राफी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगले दिन प्रेस में ये नहीं आया। ब्यूरोक्रेसी बड़ी चीज़ होती है, उन्होंने इसको सेंसर कर दिया। हमने अगले दिन हंगामा खड़ा किया और होम मिनिस्टर से फिर कहलवाया। उन्होंने फिर कसम खाई, भगवान की कसम, ये कसमें आश्वासन दिया ऐसे। और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मशीनरी है होम मिनिस्ट्री की, वो वहाँ बैठी थी। आईबी के चीफ बैठे थे, होम सेक्रेटरी बैठे थे, जॉइंट सेक्रेटरीज बैठे थे। उनने कहा कि हम कमिटमेंट करते हैं कि ऐसा कभी सोचना भी नहीं। उसके बाद बार बार उन्होंने, इतना हुआ कि पूरे इंडियन प्रेस में ये एक चीज़ आई। अब ये इस पर कितना अमल होता है, देखिए वो मेरे बस की या अल्ताफ बुखारी के बस की तो बात नहीं, लेकिन एक कमिटमेंट हमने इंटरनेशनल सतह पे ये चीज़ चली गई कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज नहीं किया जाए। दूसरा, हमने उस वक्त ये कहा कि हमें हमारी जो लैंड है इसको सिक्योरिटी दी जाए, तो उन्होंने दी। अभी तक तो कोई लैंड हमारी किसी ने नहीं ली। जो डोमिसाइल मैं उस पर आ रहा हूँ, तो खरीद सकते हैं। आई एम कमिंग टू दैट आल्सो। तीसरी चीज, हमने जॉब प्रोटेक्शन मांगी, तो पहले तो उन्होंने तबाही कर दिया था, तो उसमें काफी हद तक हम कामयाब हो गए, लेकिन 100% हम कामयाब नहीं हुए। डोमिसाइल का जहाँ तक मामला है, उसकी जो हकीकत है वो आपके सामने है। उससे कितने लोग यहाँ आ पाएंगे, कितने, उससे कितना असर पड़ेगा, यहाँ तो अभी मेरे ख्याल में कश्मीर में तो कुछ खास ऐसा इतना कुछ तो हुआ नहीं है। खास आए या ना आए, लेकिन एक प्रोविजन तो है आने का। देखिए उन तमाम लोगों के पास सवाल ये, वो हाँ डोमिसाइल का उन्होंने रखा है महदूद सा, तो उसमें हम नहीं शायद उतना कामयाब हो सके जितना हमें होना चाहिए था। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि जम्मू वालों को लगता था कि दफ़ा 370 के जाने से, 35A के जाने से यहाँ दूध की नहरें और शहद की नहरें आएंगी, अब वो भी समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये सिर्फ हमारे साथ मामला नहीं है, ये तो लद्दाख वालों को भी आप देख लीजिए, अब वो भी ये फील करते हैं। जिस तरह एक स्टेट दूसरे स्टेट से टकराती है तो मफादात की जंग आती है, ये एक इशू है, इसमें कोई शक नहीं, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन हम कितनी चीज़ें ला सकते हैं, कितनी नहीं ला सकते, वो तो एक अलग सवाल है ना। सवाल सिर्फ ये है
कि क्या हमने अपने इक़्तिदार के लिए कुछ लिया, क्या इन 4 वर्षों में हमने कोई इक़्तिदार उनसे हासिल किया, क्या हमने उनसे कोई अभी कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं ऐसा जिससे इक़्तिदार मिल सके? मैं वही कह रहा हूँ, जब पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, हमने एक पार्टी तो चलाई, हमने लोगों में हम गए, लोगों को इकट्ठा किया, और मैं आगे क्या होगा कुछ कहना इतना इजी नहीं। एक चीज लेकिन इस सारे का जवाब, हमारी मुसीबतों का जवाब किसी भी सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी इसलिए नहीं है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका माजी जो है, उनका बैगेज इतना ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि इन सारी मुसीबतों की जड़ वही है। तो वो मैं कहता हूँ। अब आप जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आपको गिवन सिचुएशन के अंदर चीज़ों को देखना पड़ता है, गिवन सिचुएशन के अंदर चीज़ों के बारे में तो मौजूदा फैसला लेना पड़ता है। हिसाब से सबसे बेहतर जमात अपनी पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम सबसे बेहतर जमात हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि कल कोई ऐसी नई पार्टी आए जो अभी तक जितनी मौजूद है वो उसमें से सबसे बेहतर। जाहिर सी बात है कि हर शख्स को, वो पश्तो का एक कहावत है कि हर शख्स को अपना मुल्क कश्मीर नजर आता है। ये सारा प्रोसेस भी हो गया, आपने फाइनली एक पार्टी बनाई, या आप एक पार्टी का हिस्सा बन गए, और एक लंबे वक्फे के बाद एक इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है। उससे पहले डीलिमिटेशन होती है, डीलिमिटेशन में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पूरी शिफ्ट हो गई है ना। कश्मीर की पूरी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, वो बदल सी गई हैं। साउथ का कुछ हिस्सा सेंटर के साथ है, सेंटर का कुछ हिस्सा नॉर्थ के साथ है, साउथ में पुंछ राजौरी का कुछ हिस्सा है, एंड फाइनली आपको नामजद किया जाता है। अब आप अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको, डिलिमिटेशन जो है ये कोई स्टेट का के उसूल या पॉलिसी के तहत नहीं हुआ है। अच्छा, ये एक दिल्ली में एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो सकता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट का फैसला नहीं कहते। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने में जब यहाँ अजला बने, ज़िले बने, तो उन्होंने अपनी मर्जी के साथ, बेग साहब के ज़माने में भी बाद में भी अपनी मर्जी के इलाके इधर से उधर, उधर से उधर काटे। शायद कांग्रेस ने भी ये किया। पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की बदमाशियां करती हैं। तो ये एक बदमाशी है जो इस बार बिल्कुल बदमाशी है। ये बिल्कुल एक उसमें अपना अपना मफाद लोगों ने देखा है। सही बात है, बहुत सारे इलाके इस तरह से कटे जिनका उनके साथ कोई तुक नहीं बनती है, जैसे सेंटर के साथ। हाँ, नहीं, साउथ के ये लेकिन एक बात है कि अब जब बन गई तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई ना। तो कॉन्स्टिट्यूंसी जब बन गई तो कॉन्स्टिट्यूंसी तो फिर यहाँ पर ही रही। अब ये है कि कौन कहाँ से जीतता है, इसके लिए कोशिश हर जमात, यहाँ मैंने पहले ही कहा ना कि यूरोपियन डेमोक्रेसी यहाँ कभी भी पनप नहीं सकी। तो उसके बाद अब जो सवाल आपका अगला सवाल बनता है कि आपने, मैंने कहा ना, डिलिमिटेशन पर हमने अपना एतराज रिकॉर्ड करवाया। हम प्रोटेस्ट कर सकते थे, हमने दूसरी जमातों से ज्यादा प्रोटेस्ट किया, हम दूसरी जमातों से ज्यादा चीखे चलाए। इवन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन साहब ने तो हमसे भी ज्यादा इस पर अपना एतराज जतलाया। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता तो था नहीं, कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला फाइनल फैसला था। लेकिन मैं राजौरी पुंछ को साउथ के साथ मिलाने में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देख रहा हूँ। अब पुंछ राजौरी के आदमी को वहां से जाना था, ये जम्मू जाना है, तो वहां तक जम्मू 160 किलोमीटर है, पुंछ से 200 किलोमीटर है, 220 किलोमीटर। तो यहाँ तो अगर मुगल रोड आपकी बनती है, पूरी चले, तो ये तो ज्यादा नजदीक है। तो ये आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं कहता हूँ कि वो ये है कि आपको इंटरेक्ट करने का एक मौका मिल रहा है। एक जमाना था कि सड़क को नहीं बनाया जाता था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का बहाना आड़ में, लेकिन ये महबूबा जी ने बनवाई है। चलिए अगर फिर उस तरह से क्रेडिट आप देंगे तो फिर एनसी को देना पड़ेगा ना। ये तो अप्रूव तो पहले हुई थी, तो इम्प्लीमेंट आजकल वही चलता है ना कि रिबन कौन काटता है। देखिए, रिबन कौन काटता है, रिबन तो उसके बाद भी काटा। तो सवाल ये है कि मैंने पहले ही कहा कि अब किसने काटा, तो फिर टनल तो नहीं बनाया ना, तो हम टनल बनाएंगे तो हम वो रिबन काटेंगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इससे हमें करीब आने का एक मौका मिला है।
चलें, ये भी सही इसको तो जब ये हो जाता है, अब आपने पूछा था कि आप एज कैंडिडेट क्या करेंगे और आपका किस बेसिस पे आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये एमपी इलेक्शन है, एक बड़ी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली इलेक्शन कई चीजों को सामने रख के लड़ा जाता है। अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है? विनिबिलिटी को देख के लड़ा जाता है। आपने इशारों में कुछ बातें कही, अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वोट इसी तरह से तकसीम होता है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं इलाका देखा जाता है, कहीं बरादरीज़म देखी जाती है, कहीं बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अल्लाह अलीम व बसीर है कि मैं ना कहीं किसी दौड़ में था, ना ही मेरी कोई ख्वाहिश थी, ना ही मैंने कोई दरख्वास्त दी थी। मैं इलेक्शन शायद लड़ता तो मुमकिन है श्रीनगर से लड़ता, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शोपियान थी, बिल्कुल मैंने नर्श की थी। तो और 17 मार्च को हमारी पार्टी की में डिस्कशन जो हुई, उसमें ये हुआ कि आज़ाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे जी, कहा जा रहा था, लेकिन वो हमारे मैंडेट पे लड़ेंगे। तो आप सपोर्ट करेंगे? हमारे नहीं सपोर्ट नहीं, अपनी पार्टी की टिकट पे लड़ेंगे, पर हमारे निशान पे लड़ेंगे। अपनी पार्टी को, वो अपनी जमात को हमारी जमात में मर्ज करेंगे, और उसका वो स्टेटमेंट हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब का, दूसरे लोगों का अगले दिन प्रेस में भी आया। अब ये 17 मार्च की बात है, 17 मार्च 2024। उसमें ये भी आया कि नार्थ में हम सजाद साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि सजाद साहब हमारे निशान पे लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा। लेकिन अगले दिन बात बन नहीं पाई, शायद उन्होंने अपना नफा नुकसान सोचा होगा, तो आज़ाद साहब को भी दबाव आया होगा, सजाद साहब का मुझे पता नहीं। तो 24 मार्च को ये बात सामने आई कि नहीं, अब हमारा उनके साथ इस तरह का कोई समझौता नहीं होगा आज़ाद साहब के साथ। सजाद साहब का तो जिक्र ही नहीं हुआ, अब हम अपना कैंडिडेट उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मेरा तो कहीं नामो निशान नहीं था, वहाँ तो इसका था जिक्र जुल्फ़कार साहब का और रफ़ी अहमद मीर साहब का। ये 24 मार्च मंडे है मेरे ख्याल में जी। 25-26 को भी कुछ नहीं, 27 को मेरे कानों में एक बनक सी पड़ी कि आपका नाम भी कहीं कंसिडर हो रहा है, तो मैंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। 29 को एक जगह हम बैठे थे, तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा नहीं आप भी पैनल में हैं, तो मैंने इसको जोक में लिया। सेकंड को मैं, फर्स्ट को मियाँ साहब ने का नाम आ गया, तो सेकंड को मैं दिल्ली जम्मू चला गया, मेरी डीजीपी के साथ सिक्योरिटी को लेकर, वो उन्होंने पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी, वहाँ था। थर्ड को भी मैंने कोशिश की, तो ये नाम यूं ही चला। तो 4 को मैं जब यहाँ आया, तो मैंने कहा ना अल्लाह अलीम व बसीर है। मैं घर जब आया तो मुझे कहा गया यहाँ आ जाओ जल्दी। मेरे घर वालों को, यानी मेरी मिसेज को भी कोई इल्म नहीं था कि आई एम गोइंग टू बी द कैंडिडेट। बीजेपी का कोई कैंडिडेट? बीजेपी का उसमें एक बड़ा रोल रहेगा, इसलिए कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि उन्होंने पहाड़ियों को बरसों की मेहनत के बाद रिजर्वेशन का हिस्सा बना दिया जी। तो जाहिर सी बात है, उनके पहाड़ियों ने उनसे एक वादा किया है। चलो ठीक। और वो आज भी कहते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो उनका यही फैसला था कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। अब उन्होंने क्यों नहीं उठाया, ये तो आपके लिए गैस से कर सकते हैं आप फैसला। मैं उस पर आ रहा हूँ, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ। तो उसके बाद एक चीज तो बीजेपी ने क्लियर कर दी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट अभी खड़े नहीं करेंगे, हम जल्दी में नहीं है घाटी में। लेकिन साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि हम 3 परिवारों के खिलाफ हैं, लोगों से अपील करते हैं कि उनको वोट न डालें। उन्होंने नाम लेकर कहा आप ऐसे बनते हैं, इसी को तजाहुल आरफाना इसी को कहते हैं। आप उन्होंने नाम लेकर कांग्रेस का नाम लिया, उन्होंने एनसी का नाम लिया, उन्होंने पीडीपी का नाम लिया। आप बचे हम, या तो आजाद साहब की पार्टी के आजाद साहब का होता तो फिर आजाद साहब खुद होते। उनकी पार्टी का तो मैंने देखिए आजाद साहब का पार्टी का है ना, तो वहाँ आप भी सोच सकते हैं कि जो है उनका रजौरी पुंछ में उस जो हमारे उनका में बड़ी उनकी इज्जत है, उनका। अब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है।
मेरे ख्याल से कर रहे। और यहाँ से पीसी भी आप, अब ये हमें सपोर्ट मिल रहा है या कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल तौर पे बताया नहीं गया। जैसे आपने बताया कि आप नॉर्थ कश्मीर में सजाद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, सजाद साहब ने कहा कि इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट करेंगे, तो ये तो ऑफिशियल हो गया। वो तो अनऑफिशियल है, बता कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि हमें सपोर्ट करेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे। उनके पास एक चॉइस है जफर मनास की शक्ल में, कि जिसने उनकी खिदमत की है, जिसका नहीं जब सामने है। जब अगर आपका कैंडिडेट नहीं होता है तो अब जाहिर बात है आप कहते हैं कि फलां शख्स भी हमारी सोच का है, आप इसे वोट रख दें। तो आपको लगता है बीजेपी ऐसा कहेंगे अपने वर्कर्स से, अपने वोटर्स? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप बीजेपी वालों से ये सवाल पूछे। कहीं ना कहीं तो कोई बात हो रही होगी। देखिए हम तो तवक्का करते हैं, हमें तो उम्मीद करते हैं, हमारी चाहत है कि वो ऐसा कहें, लेकिन हम उन्हें ना मजबूर कर सकते हैं ना डिक्टेट कर सकते हैं। ये फैसला तो उनको लेना है कि अगर वो, कोई बात नहीं, देखिए अगर वो हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर सीधी सी बात है उसका फायदा वो परिवारवाद को ही देंगे। तो हमारा भी एक इस वक्त एक नुक्ते नजर है कि भाई ट्रेडिशनल पार्टीज ने जो हमारी तबाही की है, बर्बादी की है, तो उनको हराना, उनसे निजात हासिल करना वक्त की जरूरत है। हम ये बिलीव करते हैं। अगर मैं चुन लिया जाता हूँ तो मेरे जहन में जो खाका है वो यूं है। सबसे पहला काम क्या रहेगा? पहला काम ये होगा कि मुगल रोड को टनल दी जाए, और जो आगे दूसरी बफियाज से आगे देरा की गली, उसमें भी एक टनल बने, तो ये ताकि ये 12 महीने ये रास्ता जो है खुल जाए, ताकि हमारा फ्रूट जो है, हमारा हार्टिकल्चर जो है उसको बूस्ट मिले। हो गई एक चीज। दूसरा ये होगा कि मैं ये महसूस करता हूँ, चूंकि मैं पूरा यूरोप घूमा हूँ, यूरोप से बाहर भी गया हूँ, तुर्की गया हूँ 10 दफा, कनाडा गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, और जगहों पे गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, तो मैंने ये देखा कि वहाँ टूरिज्म पर कितना निर्भर यूरोप के कंट्रीज करती हैं, उनकी इकॉनमी में इसका क्या रोल है। हमारे यहाँ हमने सिर्फ वो ढोल पीटते हैं कि भाई कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है, तो वहाँ से आके लोगों को सिर्फ गुलमर्ग दिखाते हैं। तो किसी भी सैलानी के लिए गुलमर्ग एक दिन की गेम है, सोनमर्ग। तो अगर ये खिता जो है साउथ का, अगर इसको डेवलप किया जाए अल्ट्रा मॉडर्न। आखिर में एक आखिरी सवाल, अगर जफर इकबाल मन्हास इलेक्शन जीतता है और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स कामयाब होते हैं, तो क्या वो सेंटर में एनडीए को सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली, अगर वो हमें सपोर्ट मांगेंगे हम सपोर्ट जरूर करेंगे। एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जितने मैंने ये आपको बताए, अगर वो हुकूमत में होंगे तो हम उनका सपोर्ट जरूर करेंगे। क्यों? हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर तो हम देखेंगे क्या करेंगे। जो हमारे अवाम के हित में होगा हम वो करेंगे। एनडीए अवाम के हित में है, बिल्कुल। जो चीजें मैंने कही है तो वही देगी सरकार, वहां जिसकी होगी उसकी होगी। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा लगे, मुझे बुरा पड़े, अगर आप डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं तो आपको अपना ही नहीं 130 करोड़ लोगों के वोट का आदर करना होगा। वो आपकी पसंद के ना भी हो तो वोट तो हुकूमत उनकी मान गई, तो आपको चलना तो उनके साथ है ना। आपको देखिए, पैसा मांगने कहाँ जाना है, आपने फरियाद करने कहाँ जाना है। अभी आपका 370 चला गया तो आपने कौन सा तीर मारा? आप कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही गए ना। आपने वकील कहाँ से लाए? पाकिस्तान से तो नहीं ना लाए, अमेरिका से तो नहीं ना लाए, वो भी तो हिंदुस्तानी ही थे। पाकिस्तान से लाने की जरूरत भी नहीं। मैंने उसलिए नहीं कहा। उस वहाँ बड़े बड़े वकील हैं, बड़े पेशावर वकील हैं, बड़े काबिल हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं कौंसिल में था तो मैं दोस्तों को कहा करता था कि भाई माकरी मत करो। जिस जहाज में हम बैठे हैं ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, ये पीआईए की फ्लाइट नहीं है। ये मान के चलो ये दिल्ली बाउंड फ्लाइट है, इस्लामाबाद फ्लाइट। मत दो धोखा लोगों को, मत करो गुमराह बच्चों को। आर्मी है सरहदों पर, तो आर्मी को सिविलियन नहीं निकालते। तो इस गिवन सिचुएशन में जो भी हम बेटर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, इस शर्त के साथ। लास्ट मैंने 90 में भी ये बात कही है, 2 तरह के वाक़ात हैं, एक इस्तरारी है, एक इख्तियारी है। बिल्कुल। इख्तियारी मामलात में हमें अपने आप को साबित करना है। मसलन मैं कहता हूं कि मैं रिश्वत नहीं लूं, मुझे नहीं लेनी चाहिए, मैं चोरी ना करूं, इसके लिए तो मुझे कोई पाबंद नहीं डालता है। इसी तरह की 20 चीजें हैं जिनका अखलाकियात से, ह्यूमन वैल्यूज से
ताल्लुक है, हमें उनका एहतराम करके गिवन सिचुएशन में अपना रोल दयानतदारी से अदा करना चाहिए, और हमें उतना ही पूछा जाएगा जितनी हमारी बसात है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। जो शेख साहब का हिसाब होगा शायद वो मेरा ना हो, जो फारूक साहब का हिसाब होगा शायद वो मेरा ना हो। मुझे मेरी बिसात के मुताबिक मेरे रोल के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, जिस रोज आप खुदा को हाजिर नाज़िर रखकर ये प्रूव कर दें कि मैं चोर हूँ, मैंने रिश्वत ली है, रुश्वत लेता हूँ, मैं उस रोज सियासत छोड़ दूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ज़फ़र इकबाल मन्हाज साहब, जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं साउथ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी से। ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ और बाकी खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।